Assalamu alaikum friends, welcome to my channel BS English. First of all subscribe the channel and press the bell icon ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू और अब चलते हैं वीडियो की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल BS इंग्लिश और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिस्टोरेशन एज के बारे में जो कि 1660 से लेकर 1688 तक चली। रिस्टोरेशन एज को रिस्टोरेशन एज इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसमें मोनार्की रिस्टोर हुई थी। चार्ल्स के बेटे ने अपने फादर की डेथ के 11 साल बाद इंग्लैंड में आकर वापस तख्त संभाला था। इसी वजह से इस एज को रिस्टोरेशन एज कहा जाता है। रिस्टोरेशन एज को डिस्कस करने से पहले हमें इनके बैकग्राउंड को डिस्कस करना होगा। तो चलें डिस्कस करते हैं कि जैकोबियन एज जो स्टार्ट हुई थी वो 1603 में एलिज़ाबेथ क्वीन के डेथ के बाद जो किंग जेम्स वन थे वो किंग बने थे। उनका टाइम पीरियड 1603 से 1625 तक है। तो जैकोबियन एज में जो किंग थे वो जेम्स वन थे। उसके बाद जो किंग बने थे वो चार्ल्स वन थे और इन्होंने 24 ईयर्स तक ये भी किंग रहे थे। इस एज को कैरोलिन एज कहा जाता है। इसका टाइम पीरियड 1625 टू 1649 है। चार्ल्स वन के दौर में इंग्लिश सिविल वार स्टार्ट हुई थी जो कि पार्लियामेंटेरियंस और किंग के दरमियान थी। पार्लियामेंटेरियंस जो इस वक्त बहुत मजबूत थे, 1649 में जो पार्लियामेंटेरियंस थे उन्होंने किंग को कत्ल करवा दिया था। किंग चार्ल्स के डेथ के बाद तमाम जो लोग थे वो फ्रांस भाग गए थे और कोई भी किंग बनने के लिए तैयार नहीं था। तो इसी वजह से जो पार्लियामेंटेरियंस थे उन्होंने एक बंदे को मुंतखब किया जिसका नाम था ओलिवियर क्रोमवेल। वो 1649 में डिक्टेटर बना और उसने 1658 तक इंग्लैंड पर राज किया। 1660 में चार्ल्स टू जो था वो इंग्लैंड में वापस आया। इस एज को रिस्टोरेशन कहा जाता था क्योंकि इसमें जो हुकूमत बनी थी वो डिक्टेटर से हट के दोबारा किंग्स की फैमिली के पास आ गई थी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं चार्ल्स सेकंड के बारे में। चार्ल्स सेकंड जो था वो अपने बाप की तरह बिल्कुल घमंडी नहीं था। उसको लिटरेचर में भी इंटरेस्ट था, उसको थिएटर में भी इंटरेस्ट था। इसलिए जो प्यूरिटन्स ने थिएटर बंद करवाए थे वो उसने दोबारा ओपन करवा दिए थे और फीमेल्स को भी थिएटर में परफॉर्म करने की इजाज़त दी। इसके अलावा जब वो फ्रांस से इंग्लैंड वापस आया तो वो फ्रांस का जो लिटरेचर था उसको इंग्लैंड लाया, जिसकी वजह से जो इंग्लैंड के लिटरेचर में नयापन आया। नेक्स्ट हम रिस्टोरेशन एज के इम्पोर्टेंट्स इवेंट्स और पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस इस वक्त इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस खोलने की परमिशन थी, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस खोलने के लिए आपको लाइसेंस लेना ज़रूरी था। इसके अलावा आप प्रिंटिंग प्रेस नहीं खोल सकते थे। गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड ने एक एक्ट जारी किया जिसे लाइसेंसिंग ऑफ द प्रेस एक्ट कहा जाता था, जो कि 1662 में जारी हुआ, जिसमें ये लिखा था कि अगर कोई राइटर गवर्नमेंट या रिलीजन के बारे में कंट्रोवर्शियल लिखता है तो प्रिंटिंग प्रेस उस राइटिंग को छाप देती है। तो जो कार्रवाई होगी वो प्रिंटिंग प्रेस के ख़िलाफ़ होगी, ना कि राइटर के ख़िलाफ़। इस एक्ट का जो मेन मकसद था वो प्यूरिटन्स राइटर्स को अपनी हद में रखना था, क्योंकि प्यूरिटन राइटर्स उस वक्त गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ थे और वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ ही राइटिंग्स लिखते थे। इस एक्ट की वजह से उनकी राइटिंग्स जो थी वो छपना बंद हो गई थी। द फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी इन लंदन 1684 में बनी थी। द बैंक ऑफ इंग्लैंड भी सबसे पहला 1694 में इसी एज में बना था। इस एज में प्लेग वापस आ गया था और उसने मिलियंस ऑफ पीपल को अफेक्ट किया था। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है द ग्रेट फायर ऑफ लंदन। इस फायर ने ऑलमोस्ट 89 चर्चेस को जला दिया था और ये जो आग थी वो 5 दिन तक चली थी और इसने इंग्लैंड में बहुत तबाही मचाई थी और इंग्लैंड को बहुत नुकसान हुआ था। इसके बाद जो इंग्लैंड में साफ़ सफाई के इंतज़ाम थे वो बहुत ही बढ़ गए थे। नेक्स्ट हम रिस्टोरेशन एज के लिटरेचर को डिस्कस करने वाले हैं और इनके इम्पोर्टेंट राइटर्स को डिस्कस करेंगे, जिनमें फर्स्ट है जॉन ड्राइडन, विलियम कॉन्ग्रेव,
जॉन रेचले, जॉन बनियन एंड एफ्रा बेन। नेक्स्ट जो है वो है जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन ने चार्ल्स सेकंड को बहुत सपोर्ट किया था और उनकी थॉट्स के अकॉर्डिंग ही लिखा था। जॉन ड्राइडन बहुत ही फेमस पोएट और प्ले राइटर थे। उन्होंने इस एज में बड़े बड़े वर्क्स लिखे थे, इसलिए इस एज को एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है। जॉन ड्राइडन ने 1668 में इंग्लैंड में पहले पोएट लॉरिएट का खिताब भी हासिल किया था, यानी गवर्नमेंट ने इन्हें उस वक्त का सबसे बड़ा पोएट डिक्लेयर किया था। इन्होंने अपनी राइटिंग्स में जो हीरोइक कपलेट थी उसका यूज़ किया, जो कि बाद में अलेक्जेंडर पोप ने भी इसका यूज़ किया। उन्होंने सटायर्स लिखी, सटायर्स में उनकी राइटिंग्स थी। जॉन ड्राइडन की जो फेमस राइटिंग्स थी उसमें ऑल फॉर लव शामिल है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं एफ्रा बेन के बारे में, जो कि इंग्लैंड में फर्स्ट प्रोफेशनल वुमेन राइटर थी रिस्टोरेशन एज की। उन्होंने गवर्नमेंट के लिए जासूसी का काम भी किया। उन्होंने वुमेन के राइट्स के बारे में भी लिखा, उन्होंने कॉमेडीज़ लिखी, उन्होंने अपनी राइटिंग्स में प्रोलॉग को यूज़ किया और उनकी जो फेमस राइटिंग हैं उनमें द रोवर, द फोर्स्ड मैरिज। जॉन बनियन ये इस वक्त के सबसे बड़े प्ले राइटर्स में से एक थे और इनकी राइटिंग्स जो थी वो बहुत फेमस थी। इनकी फेमस राइटिंग में से सबसे बड़ी जो राइटिंग्स है द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। नेक्स्ट जो राइटर हैं उनका नाम है विलियम कॉन्ग्रेव। ये भी इस एज के बड़े प्ले राइटर्स में से एक थे। ये जॉन ड्राइडन के साथी भी थे और ये फेमस थे कॉमेडीज़ लिखने के लिए। तो इनका फेमस जो राइटिंग्स थी वो लव फॉर लव थी। नेक्स्ट जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं वो जॉन मिल्टन थे। जॉन मिल्टन प्यूरिटन एज के सबसे फेमस राइटर में से एक थे और प्यूरिटन एज की तरह उनको आज़ादी नहीं थी इस एज में लिखने की, क्योंकि वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ लिखते थे। तो उन्होंने जो अपनी सारी बाकी ज़िंदगी थी वो छुपकर गुजारी, लेकिन उन्होंने जो अपनी राइटिंग्स लिखी थी वो बाद में पब्लिश हुई। जो इनकी फेमस राइटिंग्स थी वो थी पैराडाइज लॉस्ट। इस एज में उनकी आँखों की रोशनी भी चली गई थी। नेक्स्ट और लास्ट जिस राइटर को हम डिस्कस करने वाले हैं वो उनका नाम है विलियम रिचले। ये इंग्लैंड के साथ साथ फ्रांस में भी रहे थे और उन्हें फ्रांस के लिटरेचर के बारे में भी बड़ा इल्म था। तो वो भी एक बहुत ही बड़े प्रोफेशनल राइटर थे और इनकी जो फेमस राइटिंग थी वो थी द प्लेन डीलर। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और इधर मैंने जितना भी लेक्चर दिया है उसके PDF मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दिए हैं। उम्मीद है आपके लिए हेल्पफुल होंगे। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।